यस सरकार, माहौल जबरदस्त शानदार सरकार। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है एंड सर अमेंडमेंट आपको समझ में आ रहे हैं एंड पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पढ़ रहे हो। आइए बच्चों, सर अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर एक बार और, ऊपर क्या लिखा है, कर हर मैदान फतेह। एंड सर ये फतेह तभी होती है जब आप अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हो। आइए बच्चों, सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर सेक्शन नंबर 50, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, हमने ये सेक्शन पढ़ा हुआ है। इस सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है बच्चों। एक सर्कुलर आया था सर, ये रहा वो सर्कुलर। ये सर्कुलर के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं मैं इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। सर आपको पता है क्या इंटरेस्ट की बात कब आएगी, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है साहब, ओके। सेकंड, अगर आपने कोई आईटीसी रॉन्गली अवेल किया और उसको यूटिलाइज कर दिया, तो सर जिस दिन उस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को आपने यूटिलाइज किया उस दिन से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा उतने अमाउंट पे जितना आपने यूटिलाइज किया। क्लियर। और सर रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी अगर आपने यूज नहीं किया और उससे पहले ही रिवर्स कर दिया तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट ऑल, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू ब्लॉक नहीं हुआ। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लॉजिकल भी है सर, पर हां अगर रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी आपने यूज कर लिया तो जितना अमाउंट आपने यूज किया, जितने दिन के लिए यूज किया, उतने दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। क्लियर। अच्छा, ये पता कैसे पड़ेगा कि आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज कर लिया है? उसके लिए मैकेनिज्म दे रखा है यहाँ पे। सर हमने पढ़ा हुआ है, मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि सर्कुलर्स आर मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट, ये कोई नया लॉ नहीं होते बेटा। क्लियर। तो आपको मैं जस्ट लॉ रिवाइज कर रहा हूं सो दैट आप सर्कुलर डायरेक्ट आप आंसर देंगे मेरे को, ठीक है। सर आप मुझे बताइए कि आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज कर लिया, पता कैसे पड़ेगा? तो सर उसके लिए मैकेनिज्म दे रखा है और रूल हमने पढ़ा हुआ है साहब, और वहां लिखा हुआ है क्या कि अगर आपने जो आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, जितना अमाउंट, मान लो 1 लाख वाज द रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, अगर आपके आईटीसी अकाउंट में जो बैलेंस आईटीसी का वो अगर 1 लाख से कम चला जाएगा, इट मींस आपने सर रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी में से उतना अमाउंट यूज कर लिया जितना 1 लाख से बैलेंस कम गया। क्लियर। सपोज सर जनवरी महीने में आपने आईटीसी 1 लाख का रॉन्गली अवेल किया। अच्छा, आपके पास सही आईटीसी भी था। क्लियर। अब सर आपका जुलाई मंथ में जाके आपको पता पड़ा कि मैंने 1 लाख का आईटीसी रॉन्गली अवेल किया इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्लियर। पर सर जनवरी से लेकर जुलाई तक आपका कभी भी आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 1 लाख या उससे कम गया ही नहीं, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट की बात तो आएगी नहीं, क्योंकि आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज किया ही नहीं। क्लियर। पर अगर बीच में किसी भी एक महीने में आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 1 लाख से कम चला गया, इट मींस उतना अमाउंट आपने उस महीने की लायबिलिटी को पे करने में यूज कर लिया, तो उस महीने की जब लायबिलिटी आपने पे करेगी, मतलब रिटर्न जब फाइल किया होगा या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उस दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा। क्लियर। और जब आप वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी का अमाउंट पे करते हो गवर्नमेंट को, तब तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर। ये हमने प्रोविजन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं था, मैंने रिवीजन कराया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा ये, मान लो आपने आईजीएसटी का आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया, आईजीएसटी का रॉन्गली आपने आईटीसी अवेल, रॉन्ग आईटीसी अवेल कर लिया बच्चों, 1 लाख का अमाउंट था सर। अब आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी भी था, एसजीएसटी का आईटीसी भी था, वो सब सही आईटीसी थे बेटा। 1 लाख का आपने रॉन्गली आईटीसी जो अवेल किया वो आईजीएसटी का था मेरे भगवान। अब सर पॉइंट ये है, आपका जब मान लो जनवरी महीने की बात चल रही, चलो सर जनवरी महीने का लायबिलिटी आया। अब लायबिलिटी आपको बताया सीजीएसटी का हो, एसजीएसटी का हो, आईजीएसटी का हो, किसी का भी हो, सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी को हम यूटिलाइज करते हैं बेटा। अब सर although you were able to utilize the credit of CGST and SGST sir to pay the liability of CGST or SGST respectively sir, पर since प्रोविजंस इस तरह के हैं कि सर सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करना है, और आईजीएसटी का आईटीसी अगर पूरा कंज्यूम हो गया तो ही आप क्या करेंगे सर, सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी को यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज आप आईजीएसटी के आईटीसी को यूज नहीं कर सकते। क्लियर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा ये है कि अगर आपने जनवरी महीने में 1 लाख का आईटीसी आईजीएसटी का रॉन्गली अवेल कर लिया, सीजीएसटी एसजीएसटी का आईटीसी सही सही अवेल किया हुआ था, कोई तकलीफ नहीं थी, और मान लो आईजीएसटी अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस ही है। क्लियर। अब साहब क्या हुआ, सीजीएसटी का बैलेंस था मान लो 2 लाख, एसजीएसटी का बैलेंस था 1 लाख, 2 लाख, चलो
आईटीसी का, 2 लाख सीजीएसटी का, 2 लाख एसजीएसटी का और 1 लाख वाज द बैलेंस ऑफ आईजीएसटी। अब 1 लाख जो था आईजीएसटी का आईटीसी वो रॉन्गली अवेल किया था, टोटल आईटीसी था 5 लाख का। अब आपकी जनवरी महीने की लायबिलिटी मान लो कितने की सर, 2 लाख रुपए की सर। अब 2 लाख की लायबिलिटी आई, भली आईजीएसटी की आई, भली सीजीएसटी की आई, भली एसजीएसटी की आई। आपने क्या किया होगा, सबसे पहले सर आपने पढ़ा हुआ है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, रॉन्गली सबसे पहले क्या करेंगे आप, आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करेंगे। हमने क्या किया बेटा, 2 लाख की लायबिलिटी को पे करने के लिए 1 लाख का आईजीएसटी आईटीसी अवेलेबल था, वो यूज कर लिया, बैलेंस 1 लाख सी और एस जो भी था वो पे कर दिया, वो यूज करके सर वो यूज कर लिया सर, हाँ है ना भाई सर। और 3 लाख का बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 2 महीने बाद आपको पता पड़ा कि वो 1 लाख का जो जनवरी महीने में आपने आईटीसी लिया था वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था, और हमने इंटरेस्ट के जो प्रोविजंस पढ़े, हमने जो रूल नंबर 88B पढ़ा उसमें हमने बात करी थी क्या, अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज कर लिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अब सर 2 महीने बाद जब आप देखते हो तो 1 लाख का आईजीएसटी का आईटीसी जो आपने रॉन्गली अवेल किया था वो आप यूटिलाइज कर चुके हो, और वो सोचिए अगर मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के रूल्स नहीं बने होते तो आप जरूरी नहीं कि आईजीएसटी के आईटीसी को पहले यूज करते बेटे, है ना। इसलिए सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया और बोला क्या सर, अगर आपने आईजीएसटी का आईटीसी रॉन्गली अवेल किया और उसको यूटिलाइज कर लिया तो सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तभी बनेगी या इंटरेस्ट की लायबिलिटी तभी आएगी जब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी ये तीनों आईटीसी का जब सम टोटल करेंगे वो अमाउंट अगर 1 लाख से कम जाता है तब जाके माना जाएगा कि आपने रॉन्गली अवेल्ड आईजीएसटी का आईटीसी को यूटिलाइज किया है। अदरवाइज आईजीएसटी का आईटीसी केवल आईजीएसटी के सर आईटीसी को आपने यूज किया कि नहीं किया उसके अकॉर्डिंग आपको चेक नहीं करना, क्योंकि नेचुरली अगर आईजीएसटी का आईटीसी आपके पास था तो सबसे पहले यूटिलाइज ही आपने उसको किया होगा, तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने सर रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज किया है। अगर आपके पास सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का टोटल मिला के आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 1 लाख से कम नहीं गया तो हम ये मानेंगे कि आपने ऑल्दो आईजीएसटी आईटीसी यूज कर लिया, पर हम ये नहीं मानेंगे कि रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी आपने यूज किया, और ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। और ऐसे केस में सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का टोटल अमाउंट मिला के अगर 1 लाख से कम जाता है तो जिस महीने में वो 1 लाख से कम गया है उस महीने में मानेंगे कि उतना अमाउंट आपने यूटिलाइज किया और फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चालू होगी। ये केस नंबर 1 था, ये उसका क्लेरिफिकेशन दे रखा है। इसलिए सर ध्यान देना बेटा, सर आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टेकन टुगेदर इन तीनों को मिला के हैव नेवर फॉलन बिलो द अमाउंट ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, तो ऐसे केस में सर आपका हम ये आईजीएसटी आईटीसी आपने रॉन्गली यूटिलाइज किया ये नहीं मानेंगे। क्लियर? भारत माता की जय। समझे मेरी बात? केस नंबर 2 देखिए बाप बेटा, सर कंपनसेशन सेस, अब आपको पता है जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट, जैसे फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल्स, तंबाकू सर आप खाते ही हो, सर पता ही होगा खैर सिगरेट्स, सर जीएसटी कभी नहीं खाने का तंबाकू वगैरह, ध्यान रखना, सिगरेट वगैरह बिल्कुल दूर रखने का सर। सर जीएसटी कंपनसेशन सेस मोटर व्हीकल्स के परचेज पे आपने, आपका मान लो मोटर व्हीकल का शोरूम है बेटा, अब सर आपने क्या किया, जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट लिया और लायबिलिटी भी जीएसटी कंपनसेशन सेस की आती है तो ही क्रेडिट मिलेगा। अब सर जीएसटी कंपनसेशन सेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट आपने यूज कर लिया। क्लियर? और ध्यान रखना जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट किसी और लायबिलिटी को पे करने में काम नहीं आता है, क्योंकि कभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी को पे करने में सेस कभी काम नहीं आएगा बेटा। अब सुनना बात को, केस को, वेदर द क्रेडिट ऑफ compensation cess available in electronic credit ledger shall be taken into account while considering the balance of electronic credit ledger for the purpose of calculation of interest under rule number 88B of the CGST rules in respect of wrongly availed and utilized IGST, CGST and SGST credit। सर ध्यान दीजिए, जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट कभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी में काम आएगा ही नहीं, इसका इनसे रिश्ता ही नहीं है। आईजीएसटी आईटीसी एक यूनिवर्सल ब्लड है, जो आईजीएसटी में भी काम आता है, सी में भी काम आता है, एस में भी काम आता है। इसलिए सी, एस और आई का क्रेडिट टेकन टुगेदर वाज कंसिडर्ड व्हाइल कंसिडरिंग कि वेदर हमने आईजीएसटी का आईटीसी को यूटिलाइज किया कि नहीं किया, पर जीएसटी कंपनसेशन सेस के क्रेडिट को हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल कंसिडरिंग कि सी, एस और आई का आईटीसी आपने यूज किया कि नहीं किया। आया ना भाई? क्लियर? क्या लिखा है? अकॉर्डिंगली क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर
cannot be taken into account while considering the balance in the electronic credit ledger for the purpose of calculation of interest under rule number 88B, sub rule number 3 of the CGST rules in respect of wrongly availed and utilized IGST, CGST and SGST credit. भारत माता की जय। शायद सर्कुलर समझ में आया। देखो लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं था, जो आपने लॉ पढ़ा हुआ था उसी का माइंड हमने उसी को एक केस बना के हमने अप्लाई किया बेटा, नथिंग एल्स। क्लियर। और सर इस चैप्टर खत्म हो गया, मतलब इस चैप्टर का एंड वाला लास्ट वाला पेज था, इसलिए आप एक डायलॉग भी लिखा है, हाउ इज द जोश। हाय सर, सरकार प्रोविजन समझ में आएंगे तो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ेगा और जोश अपने आप बढ़ेगा। आओ बच्चों अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर आपको पता है अगर आपके कस्टमर्स अनरजिस्टर्ड है, अगर आपके कस्टमर्स अनरजिस्टर्ड है, अब हम अगर टैक्स इनवॉइस चैप्टर में बेटा, इफ योर कस्टमर्स आर अनरजिस्टर्ड, तो आप अगर वैल्यू सप्लाई लेस देन 50,000 है बेटा, तो उनका नाम एड्रेस वगैरह नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा बेटा। पर यहां अमेंडमेंट हुआ प्रोविजन में, देखना ध्यान से, बट इन केसेस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग और इन केसेस वेयर द टैक्सेबल सर्विस is supplied by or through an ECO or by a supplier of OIDR services to a recipient who is unregistered, then irrespective of value of such supply, a tax invoice issued by the registered person shall contain the name of the state of the recipient and the same shall be deemed to be the address on record of the recipient। कुल मिला के आप टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करो बाय इज थ्रू ईसीओ, या ईसीओ खुद सप्लाई कर रहा है, या फिर आप ओआईडीआर सर्विस सप्लाई कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तो आपके कस्टमर भले ही अनरजिस्टर्ड है पर कौन से स्टेट में वो सर लोकेटेड है, उनका नेम ऑफ द स्टेट आपको लिखना पड़ेगा और नेम ऑफ स्टेट को ही लोकेशन ऑफ द रेसिडेंट मान लिया जाएगा। पर हाँ पहले नाम एड्रेस लिखना पड़ता था, अलोंग द पिन कोड ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपने उनका स्टेट कोड भी लिख दिया, स्टेट का नाम भी लिख दिया तो मान लेंगे उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है और अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। क्लियर, डन, कोई टफ बात नहीं। आइए बच्चों सर, अच्छा अब यहां पे भी ग्रीन वर्ड में दिखेंगे आपको बेटा, पर ये अमेंडमेंट पिछले अटेम्प्ट के आपने ऑलरेडी पढ़े हुए सर, ठीक है, जहां मैंने ए लिखा है वही अमेंडमेंट ध्यान रखना बच्चा, इस बार का अमेंडमेंट है। हाँ जी हाँ सर, ई इनवॉइस की लिमिट को कम करके 5 करोड़ कर दिया है। वैसे आपको पता है सर, जब ई इनवॉइस के प्रोविजन आए थे तब 500 करोड़ की लिमिट थी, उसको कम करके 100 करोड़ किया, फिर 50 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 10 करोड़ और अभी 5 करोड़। तो ध्यान देना बेटा, अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो या अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में जो आपको इनवॉइस इश्यू करना है वो सर गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट पे आपको पंच करना पड़ेगा इनवॉइस की डिटेल, वहां पे IRN नंबर जनरेट होगा, उसके थ्रू आपको एक QR कोड जनरेट होगा, वो बिल पे आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो सर B2B सप्लाई के केस में और एक्सपोर्ट के केस में अगर आपका इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हुआ था तो आपके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए, पहले 10 करोड़ की लिमिट थी बेटा। क्लियर, डन। अच्छा एक और अमेंडमेंट तो नहीं है, सर्कुलर है बच्चों, ये बोला है कि सर B2B सप्लाई करिए अगर आपके कस्टमर्स रजिस्टर्ड है, ध्यान देना बेटा, इफ योर कस्टमर्स आर रजिस्टर्ड अंडर GST, ओके मालिक, अगर आपके कस्टमर्स रजिस्टर्ड है या आपने एक्सपोर्ट किया है तो इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं बेटा, ठीक है। अब मान लो मेरे कस्टमर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह, जिन पर TDS के प्रोविजन अप्लाई होते हैं और दे आर रजिस्टर्ड अंडर GST सोनली फॉर द पर्पज ऑफ TDS ओनली अंडर सेक्शन 51। क्लियर। तो सर अगर आपके कस्टमर को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी या लोकल अथॉरिटी या PSU एटसेट्रा हु आर रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS अंडर GST और किसी और पर्पज के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो सर मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो केवल TDS के पर्पज के लिए रजिस्टर्ड है उसको मैं सप्लाई कर रहा हूं और मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से अबव था, 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में मेरा टर्नओवर अगर 5 करोड़ से अबव था, तो जब मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बिल इश्यू करूंगा ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो क्या मेरे को ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? आंसर इज यस, ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होंगे, क्योंकि जो पर्सन TDS के लिए रजिस्टर्ड है उसको भी रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। क्लियर। तो इसलिए ये भी B2B सप्लाई के स्कोप में आएगा और वहां पे भी ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। ये सर्कुलर खत्म होता है। अब कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं, आई होप समझ में आए बच्चों। देन आइए मालिक, हम आ गए रिटर्न्स वाले चैप्टर में। रिटर्न्स वाले चैप्टर में हमने सर वैसे ऑलरेडी बात करी हुई पहले बेटा, OIDR सर्विस सप्लायर्स को GSTR 5A फाइल करना पड़ता है मंथली बेस पे 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। तो सर वही रिटर्न ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस वालों के लिए, जैसा हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए रूल नंबर 14 सेक्शन में 14A ऐड हुआ है।
और उसमें मैंने बताया था कि जो प्रोविजंस ओआईडीआर सर्विस सप्लायर के लिए अप्लाई होते हैं रिटर्न्स वगैरह के, वही सिंप्लीफाइड सिस्टम इसमें भी रखा है बेटा। क्लियर? तो सर ओआईडीआर सर्विस सप्लायर के लिए जो रिटर्न का फॉर्म है वही ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में दे रहे हो उनके भी रिटर्न का सेम सिस्टम है। मंथली रिटर्न फाइल करना है इनफॉर्म नोट जीएसटीआर 5A बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ओके, चलिए सर, मजा आ रहा होगा सर। सर अमेंडमेंट फटाफट हो रहे हैं, इजी अमेंडमेंट है, एक एक लाइन के अमेंडमेंट है, कोई खास बात नहीं, टफ बात नहीं है। आइए अगला पॉइंट जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैंने जब जीएसटीआर 8 टीडीएस वाला बताया था तब मैंने बताया था कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट फाइल जो टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करने का जो ड्यू डेट है वहां से अगर 3 साल निकल गए और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके बाद रिटर्न नहीं फाइल करने देंगे। उस टाइम मैंने बताया था ये सेम प्रोविजन जीएसटीआर 1 के लिए भी लिखा हुआ है, आगे रिटर्न के लिए भी लिखा हुआ है और एनुअल रिटर्न के लिए भी लिखा है। ये रहा प्रोविजन बेटा। सर पढ़ लीजिए लाइन बड़ी। फर्दर द रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish GSTR 1 for a tax period after the expiry of a period of 3 years from the due date of furnishing the said statement except where the government allows। तो बात अलग है बेटा, ड्यू डेट से 3 साल निकल गए, अब आप वो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे उस टैक्स पीरियड का, उस टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे तो सब्सिक्वेंट पीरियड का भी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, 3B भी फाइल नहीं कर पाएंगे। एयर सब रिटर्न फाइलिंग सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट स्पेशल परमिशन देगा तो बात अलग है सर। ठीक है साहब, कोई खास बात नहीं है, वैसे इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में रखा ही नहीं, छोटा सा पॉइंट इसलिए मैंने रख दिया सर। आओ मालिक, बार बार वो वाला बार नहीं हो सरी, समझे सर? सुनना बात है ध्यान से। मालिक, बार ऑन फाइलिंग जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सरकार हमने ऑलरेडी ये 4 पॉइंट पढ़े हुए थे सर, हमने ऑलरेडी 3 पॉइंट पढ़े हुए थे, सॉरी पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 इस बार ऐड हुआ है। ओके सर, पॉइंट नंबर 1 2 3 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा सर, और वापस रिवाइज कराता हूं सो दैट ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा बेटा। अच्छा, इसमें से पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको बेटा, पर फिर भी ध्यान दीजिए सर। अगर आपने सर प्रीसीडिंग मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया तो करंट मंथ का आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाए। सेम वे अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है तो प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड का अगर 3B फाइल नहीं किया हुआ है, प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड का अगर 3B फाइल नहीं किया हुआ है तो करंट टैक्स पीरियड का आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड, हमने बात करी हुई है रूल नंबर 88C, रूल नंबर 88C ये रहा सर कि आपने जीएसटीआर 1 में लायबिलिटी ज्यादा दिखाई, आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिखा है और 3B में लायबिलिटी कम दिखाई बेटा। तो 1 में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिखाने से क्या हो गया, आपके कस्टमर्स के जीएसटीआर 2B में क्रेडिट ज्यादा चला गया और इधर जब टैक्स पे करने की बात आई 3B में तब आपने टैक्स पे करते वक्त लायबिलिटी कम दिखाई और टैक्स कम पे की। क्लियर? तो ऐसे केस में अगर आपका जो डिफरेंस है जीएसटीआर 1 में जो आउटवर्ड सप्लाईज दिखाई वो और 3B में जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज दिखाई वो, इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो मालिक डिफरेंस है बाय सच अमाउंट और सच परसेंटेज एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसे केस में आपको एक नोटिस सर्व हो जाएगा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली और नोटिस सर्व होकर बोल जाएगा क्या, बोलेंगे क्या, या अगले 7 दिन में या तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स आप पे करिए या फिर अगले 7 दिन में हमको इस नोटिस का रिप्लाई दीजिए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्लियर? अब सर 7 दिन में या तो आपने पे कर दिया या आपने एक्सेप्ट करके या तो आपने रिप्लाई दिया ये गलती होगी तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, या आपने डिफरेंस अमाउंट पे कर दिया। क्लियर सर? तो मैटर क्लोज हो जाएगा। और अगर आपने रिप्लाई दिया पर डिपार्टमेंट से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता या आपका रिप्लाई जस्टिफाइबल नहीं लगता उनको, क्लियर, प्लस आपने डिफरेंस अमाउंट पे नहीं किया या 7 दिन में कोई रिप्लाई नहीं दिया तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी अंडर सेक्शन नंबर 79। ये हमने रूल नंबर 88C रिवाइज कर लिया पूरा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे बेटा। क्लियर? तो ध्यान देना बेटा, जब तक आपका वो 7 दिन में ना तो रिप्लाई आता है ना आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हो तब तक आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे। ये था पॉइंट नंबर 3 आपका। क्लियर? सर मैं रिपीट करता हूं बेटा, अगर आपके जीएसटीआर 1 में जो आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है पॉइंट नंबर 3 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, नया अमेंडमेंट नहीं, नया अमेंडमेंट तो केवल पॉइंट नंबर 4 और 5 है बेटा। सर रूल नंबर 88C भी कोई नया अमेंडमेंट नहीं, पहले पढ़ चुके बेटा, पर मैंने रिवाइज कराया। आपके जीएसटीआर 1 में और 3B में अगर आउटवर्ड सप्लाईज के अमाउंट में डिफरेंस है तो ऐसे केस में आपको नोटिस हो जाएगा और 7 दिन में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। पर 7 दिन में या तो रिप्लाई दो या डिफरेंस अमाउंट पे करो। कुछ भी नहीं किया तो सर ऐसे केस में जब तक आप रिप्लाई नहीं देते हो या जब तक आप डिफरेंस अमाउंट पे नहीं करते हो तब तक आपका सर
जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर देंगे या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश यूज करके फर्निश नहीं कर पाएंगे आप इनवॉइसेस, ब्लॉक कर दिया जाएगा आपका जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये पॉइंट नंबर 3। सेम वे रूल नंबर 88 डी के रेफरेंस में ये पॉइंट नंबर 4 ऐड किया, रूल नंबर 88 डी ये नया ऐड किया, मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं बेटा। अच्छा, जैसा हमने 88 सी पढ़ा उसी लाइन में रूल नंबर 88 डी भी ऐड हुआ है। क्लियर सर? अच्छा, मैं तुम्हें समझाता हूं, 1 मिनट लगेगा, केवल 1 मिनट, माहौल जबरदस्त शानदार देखना सर। सर 88 डी सिंपली कहता है क्या? देखो आप मुझे बताओ, हमने सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 पढ़ा है और हाँ हमने बहुत क्लियरली पढ़ा है क्या, अगर कोई क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2बी में रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर कोई क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2बी में रिफ्लेक्ट हो रही है तो ही वो क्रेडिट आप 3बी फाइल करते वक्त अवेल कर सकते हो, वरना क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हो। पर हाँ देखो जीएसटीआर 2बी में मान लो 2 लाख का क्रेडिट आ रहा है बेटा, पर 3बी फाइल करते वक्त आप मैन्युअली पंच करते हो कि मेरे को इतना क्रेडिट लेना है। अब 2बी में क्रेडिट 2 लाख का था, 3बी में क्रेडिट आपने 5 लाख का ले लिया, तो कोई रोकने वाला तो नहीं है बेटा आपको। सिस्टम तो बोलता है 3बी में जो लिखना लिख दीजिए बेटा आप, और आपने रिटर्न सबमिट कर दिया, तो उसके लिए रूल नंबर 88 डी आया और बोलता है क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल, अगर आपके जीएसटीआर 2बी में जो क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है और जीएसटीआर 3बी में जो क्रेडिट आपके ऑटोमेटिक सॉरी जीएसटीआर 2बी में जो क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है और 3बी के अंदर जो आपने क्रेडिट लिया है सर उसमें डिफरेंस है, और 3बी में आपने क्रेडिट ज्यादा लिया है और 2बी में आपकी क्रेडिट कम है, by such amount or such percentage as may be notified by the government on the recommendation of the GST council। तो ऐसे केस में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस का आपको 7 दिन में रिप्लाई देना पड़ेगा। सर 7 दिन में या तो रिप्लाई दिया जाए, आप देंगे बेटा कि मेरा डिफरेंस क्यों आ रहा है, गलती क्या हुई, या फिर आप 7 दिन में डिफरेंस अमाउंट ऑफ आईटीसी पे करेंगे। पर सर अगर आपने 7 दिन में ना डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया ना आपने रिप्लाई दिया, या रिप्लाई दिया पर वो जस्टिफाइबल नहीं था डिपार्टमेंट को, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा बेटा, सेक्शन नंबर 73 और 74 यूज करके शो को नोटिस सर्व करेगा एंड अकॉर्डिंगली सर प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी आपके अगेंस्ट बेटा। क्लियर? डन। ये था रूल नंबर 88 डी। समझे मेरी बात? मैं वापस रिपीट कर देता हूं बच्चों। सर अगर आपने, अच्छा देखो 88 सी में क्या था बेटा, आपके जीएसटीआर 1 में सेल्स ज्यादा थी ताकि क्रेडिट कस्टमर को ज्यादा मिल जाए 2बी के थ्रू बेटा। क्लियर? और आपने 3बी में सेल्स कम दिखा के लायबिलिटी कम पे करी। यहां 88 डी में क्या है बेटा, आपके जीएसटीआर 2बी में क्रेडिट कम आ रहा है और आपने जीएसटीआर 3बी फाइल करते वक्त क्रेडिट ज्यादा लिया हुआ है, तो ऐसे केस में आपको नोटिस सर्व हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली कि साहब ये डिफरेंस, हाईलाइटिंग द डिफरेंस एंड डायरेक्टिंग हिम टू, आपको नोटिस सर्व कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली एंड आपको बोलेंगे क्या, या तो 7 दिन में आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपने आईटीसी ज्यादा लिया हुआ है वो आप रिवर्स करो, पे करो अलोंग विद द इंटरेस्ट, या फिर आप रिप्लाई हमें सबमिट कर दीजिए। अब 7 दिन में आपको या तो रिप्लाई देना है या फिर डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है। अब अगर आपने 7 दिन में, सर 7 दिन में या तो आपने रिप्लाई दे दिया विच वॉज जस्टिफाइबल, या फिर आपने डिफरेंस अमाउंट ऑफ आईटीसी पे कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में योर मैटर विल बी ड्रॉप्ड। क्लियर? और मैटर ड्रॉप हो जाएगा। और पर सर ध्यान देना, अगर आपने 7 दिन में न रिप्लाई दिया या रिप्लाई दिया पर वो जस्टिफाइबल नहीं था, या फिर आपने सर डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे नहीं किया और रिप्लाई भी नहीं दिया, तो ऐसे केस में सर आपके अगेंस्ट सेक्शन नंबर 73 और 74 का प्रोसीडिंग शुरू करके सर शो को नोटिस सर्व कर दिया जाएगा। हाँ है ना भाई? डन। अब सर इसको लिंक किया यहाँ पर बार ऑन फाइलिंग द जीएसटीआर 1 और यहां बोल दिया क्या, अगर आपने सर अगर बार यहां बोला है क्या, अगर आपको रूल नंबर 88 डी में नोटिस सर्व हो गया है कि 7 दिन में एक्सप्लेन करिए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, फिर पे करिए, पर जब तक आप वो रिटर्न सबमिट नहीं कर सॉरी जब तक आप वो एक्सेस अमाउंट ऑफ आईटीसी गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो या फिर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हो, तब तक आपका जीएसटीआर 1 बार कर दिया जाएगा या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश नहीं की जाएगी, करने देंगे आपको। कुल मिला के जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पे बार लगा दिया जाएगा। यू कैन नॉट फाइल जीएसटीआर 1, यू कैन नॉट फर्निश जीएसटीआर 1 और यू कैन नॉट फर्निश द इनवॉइसेस यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जब तक कि आप रिप्लाई नहीं देते या फिर आप पे नहीं करते डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स बेटा। क्लियर? भारत माता की जय। ये था पॉइंट नंबर 4 एंड सर पॉइंट नंबर 5 मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा चुका हूं तो मैं बताता हूं बेटा। मैं सिंपली ओ भाई आपने याद आया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी, कोई बात नहीं, पर रूल नंबर 10A बोलता है क्या, याद करो मैंने पढ़ाया बेटा लास्ट लेक्चर में। रूल नंबर 10A बोलता है क्या, सर रजिस्ट्रेशन होने के जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया उसके 30 दिन के अंदर आप
बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर देना, या फिर बिफोर फर्निशिंग GSTR1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आप बैंक अकाउंट फर्निश कर देना। तो सर आपने रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी तो आपका GSTR1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी बाहर कर देंगे, आपको फाइल नहीं करने देंगे GSTR1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की जय। सिंपल के क्लियर। आई होप लिंकिंग समझ में आ रही है और सारे पॉइंट एक साथ समझ में आ रहे हैं बेटा आपको ये, ठीक है। और सर लॉजिकल पॉइंट पढ़िए सर, जब भी लॉजिकल पढ़ते हो ना सर तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी बेटा। ओके डन। मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि ये लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को समझिएगा, जैसा हम लेक्चर में समझते हैं वैसे इन अमेंडमेंट को भी समझिएगा, मजा आएगा बेटा आपको, ठीक है साहब। आइए ये रूल नंबर 88D भी हमने पढ़ लिया बेटा, 88C तो पिछली बार हमने पढ़ लिया था, मैंने रिवाइज भी करा दिया आपको। आओ मालिक अगला पॉइंट सर, ये वही सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 11 ऐड हुआ बेटा कि सर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 3 साल निकल गए तो बाद में रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। ये मैं आपको GSTR1 के टाइम भी पढ़ा चुका हूँ, GSTR8 के टाइम भी पढ़ा चुका हूँ, पर आपके ICAI ने बुक में नहीं दिया, आप चाहे तो कट भी कर सकते हो, पर छोटा सा पॉइंट रखा, ठीक है मालिक। सर फिर सेम पॉइंट फाइनल रिटर्न के लिए भी, सॉरी एनुअल रिटर्न के लिए भी बेटा, कि एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट निकल गई, उससे 3 साल तक आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर वो एनुअल रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट अलाउज सो, ठीक है। पर इंस्टीट्यूट ने नहीं दे रखा आपकी बुक के अंदर, आप चाहे तो कट कर सकते हो, सिंपल पॉइंट था, कोई खास बात नहीं। आओ मालिक अब हम आ गए कहां, रिफंड वाले चैप्टर में। सर रिफंड्स अंडर GST चैप्टर नंबर 14। सबसे पहली बात सर, जैसा मैंने लेक्चर पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि अगर आप एक्सपोर्टर हो या आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बहुत करते हो और अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सर ऐसे केस में 90% रिफंड आपको इमीडिएटली दे दिया जाएगा, सो दैट एक्सपोर्टर को ज्यादा वेट नहीं करना पड़े। सर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होना, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है, इसमें कुछ चेंज। हाँ यहां पे ये वर्ड लिखे थे एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ITC प्रोविजनली एक्सेप्टेड, तो जो ITC आपने प्रोविजनली एक्सेप्ट किया हुआ है वो अमाउंट का 90% रिफंड नहीं देंगे, उस अमाउंट को छोड़ के बाकी का जो ITC है, मतलब जो कंफर्म्ड ITC है उसी का 90% रिफंड दिया जाएगा। और मैं लेक्चर पढ़ाते हुए आपको बता चुका हूं कि ये पॉइंट का बात तो आता ही नहीं है, क्योंकि सर अभी तो जो ITC GSTR2B में दिख रहा है वही आप ITC ले सकते हो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल ITC इन GST नाउ, इसलिए ये वर्ड रिडंडेंट थे, काम के नहीं थे, इररिलेवेंट थे, इसलिए इनको कट कर दिया। पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था ये वर्ड काम के नहीं है, लॉ मेकर का ध्यान अभी यहां गया, कट करवा दिया वर्ड्स को, क्योंकि प्रोविजनल ITC तो अभी होती ही नहीं बेटा, जो आपने ITC लिया 2B के अंदर जो ITC दिख रहा है उतना ITC लिया वो कंफर्म्ड ITC बेटा, क्लियर। और ITC का रिफंड ले रहे हो उसका 90% रिफंड आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है डन। जब GST नया नया आया था तब प्रोविजनल ITC हुआ करता था, तो प्रोविजनल ITC का अमाउंट हटा के बाकी का जो अमाउंट बचता है ITC का जो आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है उसका 90% रिफंड आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वर्ड अभी रिडंडेंट थे, कोई काम के नहीं थे, इसलिए काट दिए। चलिए सरकार अगली बात सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP। मालिक सुन रहे ध्यान से, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP ये टेम्पररी इंडिया में आए हैं, सॉरी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो टेम्पररी हमारे स्टेट में आया और NRTP टेम्पररी इंडिया में आया टू कंडक्ट द बिजनेस टू सप्लाई द टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। अब ऐसे केस में इन्होंने एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे किया होता है, अब इन्होंने एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे किया है, फिर जब इनका सर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है, रिटर्न फाइल करते हैं और एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो पे किया वहां से एडजस्ट होता है बेटा। अब मान लो ये अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, क्लियर, तो इनका जब लास्ट रिटर्न ये फाइल कर देंगे, इनका जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो इन्होंने एडवांस में पे किया वहां से अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है जो एडवांस में इन्होंने पे किया उसके लिए रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये था कि जो लास्ट रिटर्न ये फाइल करेंगे उसी में रिफंड के लिए अप्लाई कर देंगे, पर अभी चेंज कर दिया और बोल दिया क्या सर, रिफंड ऑफ एनी अमाउंट आफ्टर एडजस्टिंग द टैक्स पेएबल बाय द एप्लीकेंट आउट ऑफ द एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड बाय हिम अंडर सेक्शन 27 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन shall be claimed only after the last return required to be furnished by him has been so furnished. Sir, refund of any amount shall be claimed only after the last return required to be furnished by him has been so furnished. जो लास्ट रिटर्न था वो अगर आपने फर्निश कर दिया उसके बाद ही जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा उसका रिफंड आप क्लेम कर पाओगे, उससे पहले रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। सर पहले क्या था,
इन द लास्ट रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय हिम, मतलब आप रिफंड का अमाउंट कब क्लेम करेंगे, लास्ट रिटर्न जब फाइल करेंगे उसमें आप क्लेम कर पाएंगे, पर अब इन वर्ड काट दिया है, लास्ट रिटर्न फाइल कर दो, उसके बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई करें अगर एक्सेस अमाउंट बचता है तो बेटा। क्लियर, ठीक साहब। आओ मालिक, फिर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, यहां तो इसको केवल एक रूल्स में सर प्रिस्क्राइब मैनर में प्रिस्क्राइब करने का पावर दिया, यहाँ ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, पहले भी पढ़ा था, अभी भी हम पढ़ रहे बेटा, इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, अगर गवर्नमेंट रिफंड देने में लेट हो गई बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच टैक्स टू बी कंप्यूटेड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्लियर, तो वर्डिंग्स में रूल्स को नोटिफाई करने का पावर यहां दे रखा है, रूल्स को प्रिस्क्राइब करने का पावर यहां दे दिया, अदरवाइज कोई खास अमेंडमेंट यहां नहीं हुआ। अब यहां पर रूल नंबर 94 सब रूल नंबर 2 में सर यहां पे इंसर्ट किया है रूल नंबर 94 सब रूल नंबर 2, ध्यान देना बेटा। सरकार, अच्छा ऊपर वाले में पहले भी 60 डेज था, अभी भी 60 डेज ही बेटा, केवल किस मैनर में रिफंड के लिए अप्लाई करना है उसको प्रिस्क्राइब करने का पावर यहां दे दिया फाइनेंस एक्ट के थ्रू, अदरवाइज कोई अमेंडमेंट नहीं। सर रूल नंबर 94 सब रूल नंबर 2, सर जब आप, अच्छा आपको बताया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर नाम होती है, अगर कभी अपील वगैरह में आप केस जीत गए और उसके बाद रिफंड के लिए अप्लाई करते हो और उसके बाद डिपार्टमेंट 60 डेज में रिफंड नहीं देता है तो ऐसे केस में 9% पर नम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है सर, और दोनों ही केस में कितना दिन है, 60 दिन। 60 डेज जब आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया उसके 60 डेज में अगर डिपार्टमेंट रिफंड नहीं देता है तो 61st डे से लगेगा इंटरेस्ट, बट वाइल कंप्यूटिंग 60 डेज following shall be excluded या following days will not be included in computing the number of days of delay। अच्छा एक बात और पता है, गवर्नमेंट ने पहले सर्कुलर दे रखा जो हमने पढ़ रखा, पहले मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं बेटा आपको, ये 60 दिन जो है ना बेटा, इसमें एसएससी के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए, है ना, इसलिए इनको अपना प्रोसीजर पेमेंट ऑर्डर पास कर देना चाहिए 45 डेज में, सो दैट सर कस्टमर सॉरी एसएससी के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए 60 डेज में। क्लियर, नहीं तो 61st डे से इंटरेस्ट लगेगा। अब एसएससी का बैंक अकाउंट जो उसने दिया है डिटेल बेटा, मान लो बैंक उसने अकाउंट बंद करके दूसरा बैंक में शिफ्ट कर दिया बेटा और उसने पोर्टल पे अपडेट नहीं किया, अब रिफंड दे तो कौन से अकाउंट में दे भाई, हम रिफंड दे रहे जा ही नहीं रहा बेटा, आया ना भाई। क्लियर, या हमने रिफंड रिजेक्ट किया है या उसे हमने नोटिस देके कोई रिप्लाई मांगा एसएससी से, वो दे ही नहीं रहा यार, लेट कर रहा है, अब उस चक्कर में हमारा 60 डेज निकल रहा है बेटा, तो क्या हम इंटरेस्ट पे करेंगे क्या। इसलिए गवर्नमेंट के एंगल से रूल नंबर 94 सब नंबर 2 ऐड हुआ और बोला क्या, फर्दर द फॉलोइंग पीरियड्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ डिले, नेमली एनी पीरियड ऑफ टाइम बियॉन्ड 15 days of receipt of notice, that is notice for rejecting the amount of refund claim that the applicant takes to furnish a reply or submit additional documents or। सरकार, अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, डिपार्टमेंट आपको नोटिस दिया कि हम आपका रिफंड रिजेक्ट करें इन कारणों से, आप हमको रीजन बताओ कि हम आपका रिफंड रिजेक्ट क्यों ना करें, या आप ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हमें और सबमिट करिए तब जाके रिफंड मिलेगा। अब आपने जब डिपार्टमेंट आपको नोटिस दिया वहां से 15 दिन हो गए, अब तक आपने रिप्लाई नहीं दिया, अब तक आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो 15 दिन के बाद वाला जो लेट है टाइम, उस पीरियड को हम कंसिडर नहीं करेंगे वाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ 60 डेज बेटा। जैसे आपने 25 दिन लगा दिए तो 10 दिन हम एक्सक्लूड कर देंगे, केवल 15 दिन ही काउंट करेंगे, है ना, मतलब वहां डिपार्टमेंट को 70 दिन का टाइम मिल जाएगा रिफंड देने के लिए बेटा। क्लियर, सेम वे सर फॉलोइंग पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड, उसका पॉइंट नंबर 2 देखिए बेटा, एनी पीरियड ऑफ टाइम टेकन ईदर बाय द एप्लीकेंट फॉर फर्निशिंग द करेक्ट डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट टू विच द रिफंड इज टू बी क्रेडिटेड, या फिर for validating the details of the bank account so furnished where the amount of refund sanction could not be credited to the bank account furnished by the app। आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश किया, उसमें हम बैंक बैलेंस, उसमें हम रिफंड क्रेडिट नहीं कर पा रहे, आप उस अकाउंट को वैलिडेट कर रहे हो। क्लियर, या आप करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर रहे हो, उसमें जो भी आपने टाइम लिमिट लगाया वो टाइम विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ 60 डेज टू गिव यू द रिफंड। क्लियर, डन, सिंपली, कोई खास बात नहीं। आओ मालिक, सर अब एक और यहाँ पे एक नोट ऐड किया, कोई खास बात नहीं, क्लैरिफिकेशन बेटा, आपको पता है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अच्छा इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं बेटा, पर ये पढ़ोगे तो ही ये समझ में आएगा। क्लियर सर, इसलिए एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ो फिर उसके बेस पे नोट समझ में आएगा बेटा।
क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, ऑलरेडी पढ़ चुके हम, अमेंडमेंट नहीं है कोई भी, कि जीरो रेटेड सप्लाई में रिफंड देते वक्त जो फॉर्मूला है उसमें जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू विल बी लोअर ऑफ द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन एफओबी इन द शिपिंग बिल। जो आपने शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फर्निश किया है एक्सपोर्ट के लिए, उसमें जो आपने एफओबी वैल्यू डिक्लेयर किया है वो, या वैल्यू डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई व्हिचएवर इज लोअर शैल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। सर, जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है उसकी वैल्यू, जो एफओबी वैल्यू है शिपिंग बिल में, या आपने टैक्स इनवॉइस में जो वैल्यू डिक्लेयर किया है वो, व्हिचएवर इज लोअर इज द वैल्यू। है ना भाई। अब जब जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन में गुड्स एक्सपोर्टेड की वैल्यू ऐड करेंगे, वो ये ऐड करेंगे बेटा व्हिचएवर इज लोअर, तो सर नीचे जो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर होता है उसमें भी तो वैल्यू ऑफ गुड्स यही लेंगे यार। जो वैल्यू ऑफ गुड्स ऊपर लिया है वही नीचे टोटल टर्नओवर भी वही लेंगे बेटा। बस ये क्लैरिफिकेशन ऐड कर दिया, कोई खास बात नहीं। क्लियर नोट, द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर will be the same as being determined as per the aforesaid explanation inserted in the said subrule। क्लियर, ऑब्वियसली जो वैल्यू ऑफ गुड्स सर आपने ऊपर लिया है वही टोटल टर्नओवर में वैल्यू। ठीक सर। आओ मालिक, एक मस्त वाला सर्कुलर एड हुआ है रूल नंबर 96A के रिगार्डिंग। अच्छा, रूल नंबर 96A क्या है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, सो दैट आपका सर्कुलर समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ, हेडिंग पढ़ते ही समझ में आएगा सर आपको, कोई तकलीफ नहीं, मुझे पता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस अंडर बॉन्ड और एलयूटी। ओहो, ये बोल दिया क्या? अगर आपको कोई भी गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करना है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, उस पर आईजीएसटी लगता है। पर आप चाहे तो सर जीरो रेटेड सप्लाई करने से पहले या एक्सपोर्ट करने से पहले ही एक एलयूटी साइन कर सकते हो या एक बॉन्ड साइन कर सकते हो कि मैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी गुड्स एक्सपोर्ट करूंगा या सर्विस एक्सपोर्ट करूंगा। क्लियर, और ऐसे केस में विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आपका एक्सपोर्ट अलाउ हो जाएगा। ओके मालिक, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आपका एक्सपोर्ट अलाउ हो जाएगा। विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आपको एक्सपोर्ट अलाउ हो जाएगा। क्लियर, अगर आपने बॉन्ड एलयूटी साइन कर दिया तो। क्लियर। अब सर ऐसे केस में सर आपने जो गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट किया है उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी भी मिलेगा, और आईटीसी अगर काम नहीं आता तो इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी का रिफंड भी मिलता है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके। क्लियर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सरकार, अरे आपने एलयूटी बॉन्ड तो साइन कर दिया, अब एलयूटी बॉन्ड साइन करके आपने गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट भी कर दिया। क्लियर, कोई टैक्स पे नहीं किया। पर मालिक, जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया था, जो आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी बॉन्ड या एलयूटी साइन करके, क्लियर, ऐसे केस में वो अगर गुड्स एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ, विद इन 3 मंथ्स, या सर्विसेज जो आपने एक्सपोर्ट करी, सर सर्विस को कभी भी एक्सपोर्ट तभी मानते जब उसका पेमेंट रिलीज होता है इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। सर 1 साल हो गया, सर पेमेंट ही रिसीव नहीं हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड, तो ऐसे केस में आपको एक्सपोर्ट का जो बेनिफिट था वो नहीं दिया जाएगा। क्लियर। सर ये तो मैंने आपको रूल नंबर 96A पढ़ाया। अब ये सर्कुलर क्या कहता है वो सुनना। सरकार, गुड्स के केस में 3 महीने हो गए फ्रॉम द गुड्स एक्सपोर्टेड, 3 महीने हो गए। क्लियर, इनवॉइस इश्यू करके 3 महीने हो गए बेटा। उस इनवॉइस में हमने लिख दिया कि मैंने तो गुड्स एक्सपोर्ट करना है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड एलयूटी, और इनवॉइस इश्यू करने के 3 महीने हो गए भाई साहब, गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ। सर्विसेज में फिजिकली बाहर तो कुछ जाता नहीं बेटा, पर पेमेंट रिलीज नहीं हुआ, 1 साल हो गया बेटा, या फर्दर पीरियड अलाउड बाय डिपार्टमेंट बेटा। क्लियर, तो ऐसे केस में आपका एक्सपोर्ट का बेनिफिट विड्रॉ हो जाएगा। बॉन्ड या एलयूटी एक्सरसाइज करके आपसे जो अमाउंट आपने पे नहीं किया था ऑन इश्यू ऑफ इनवॉइस वो आपसे रियलाइज करेंगे टैक्स का अमाउंट बेटा। अब आपने आईजीएसटी पे तो कर दिया। क्लियर, मतलब कुल मिला के इस टाइम पीरियड के अंदर आपका गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ, या इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी सर्विसेज के रेस्पेक्ट में पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। क्लियर, तो इसको मानेंगे आपने एक्सपोर्ट ही नहीं किया, और आपने जो एलयूटी बॉन्ड साइन करके टैक्स नहीं पे किया था, आईजीएसटी पे नहीं किया, अब आपको पे करना पड़ेगा। अब आपने वो आईजीएसटी पे कर दिया, बट सब्सिक्वेंटली द गुड्स वर एक्सपोर्टेड।
या वो सर्विसेज जिसका पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ तो वो पेमेंट रियलाइज हो गया इन द कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। अब तेरा क्या होगा कालिया? तो ऐसे कैसे बोल दिया क्या? चिंता मत कर सर, यहां पर ये सर्कुलर ने हमको बोला सर ठीक है ना यार, असेसिन ने एक्सपोर्ट तो कर दिया ना, ठीक है लेट हो गया है यार, पर एक्सपोर्ट तो किया ना यार, इसलिए सर उस एक्सपोर्टर को जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट थे मिलने चाहिए, भले उसने लेट एक्सपोर्ट किया या सर्विसेज केस में पेमेंट बाद में रिलीज हुआ कोई दिक्कत नहीं है, तो सर जो आईजीएसटी उसने पे कर दिया था, क्योंकि साहब एक साल हो गया उसका, सर्विसेज केस में एक साल हो गया पेमेंट रिलीज नहीं हुआ, तो आईजीएसटी हमने उससे रिकवरी किया अलोंग विद इंटरेस्ट। अब मान लो बाद में वो पेमेंट रिलीज हो गया उसको, तो जो आईजीएसटी का उसको से हमने रिकवरी की थी वो उसको वापस से रिफंड कर दिया जाएगा। या गुड्स के केस में 3 महीने बाद, 3 महीने तक उसने एक्सपोर्ट नहीं कर पाया गुड्स को, इनवॉइस इशू करने के 3 महीने एक्सपायर हो गए, एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, हमने उससे आईजीएसटी रिकवरी कर लिया विद इंटरेस्ट। क्लियर? तो सर बाद में मान लो 6 महीने बाद उसने एक्सपोर्ट कर दिया, आफ्टर 6 मंथ ही हैज एक्सपोर्टेड द गुड्स, देन इन सच केस दैट आईजीएसटी विल बी रिफंडेड टू दैट असेसी, दैट एक्सपोर्टर को आईजीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा, रिफंड वापस से मिल जाएगा, पर इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा। और हाँ, वो जो अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी था, अगर उसके लिए रिफंड के लिए उसने अप्लाई किया था और वो रिफंड भी उसका रिजेक्ट हो गया था, तो वो रिफंड भी उसको मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एसएससी को अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड जो रिजेक्ट हो गया था एक्सपोर्ट नहीं होने की वजह से, वो भी मिलेगा। और सिंस वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ टाइम लिमिट के अंदर, इसलिए उससे आईजीएसटी भी रिकवरी किया था हमने, तो आईजीएसटी का भी रिफंड मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा जो इंटरेस्ट हमने उससे रिकवरी। क्लियर? डन। भारत माता की जय। आप चाहे तो एक बार रीड कर लीजिए। द अबव क्लेरिफिकेशन इंप्लाई दैट as long as the goods are actually exported or the payment is realized in case of services, even if it is beyond the time frame as prescribed in rule number 96A sub rule number 1, the benefit of zero rated supplies cannot be denied to the concerned exporter. दिल बड़ा रखा है सरकार ने। Accordingly, it is clarified that in such cases, on actual export of goods or on realization of the payment in case of export of services, the said exporters would be entitled to refund of unutilized ITC in terms of section 54 subsection 3 if otherwise admissible. अगर उसको ITC का रिफंड मिलना चाहिए था हम देंगे। Subsequently, सर फर्दर ये भी बोला इन्होंने, it is also clarified that subsequent to export of goods or on realization of the payment in case of export of services, the exporter would be entitled to claim refund of IGST so paid earlier. तो सर जो उससे IGST हमने रिकवरी किया था विद इंटरेस्ट, वो भी उसको रिफंड देंगे, पर नो रिफंड ऑफ इंटरेस्ट पेड शेल बी एडमिसिबल। इंटरेस्ट का रिफंड नहीं देंगे, बाकी आईजीएसटी जो हमने उससे रिकवरी किया उसका भी रिफंड देंगे। और सिंस उसने एलयूटीए बॉन्ड साइन किया था विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, उसने रिफंड उसने एक्सपोर्ट किया था, तो अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी जो उसके पास पड़ा था उसका भी रिफंड उसको दिया जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। क्लियर? भारत माता की जय। कुल मिला के सर लौट की बुद्धू घर को आए ना भाई, या सुबह का भूला शाम को घर लौटता है तो उसको भूला नहीं कहते बेटा। हाँ है ना भाई? तो जो बेनिफिट एक्सपोर्ट के उसको मिलने चाहिए थे वो सारे मिलेंगे। ठीक है, लेट हो गया कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, एक्सपोर्ट के बेनिफिट डिनाई नहीं कर के जीरो टैक्स पॉलिसी जो है एक्सपोर्ट पे वो उस पर लगाएगी। डन सरकार, ये हो गया रिफंड के रिगार्डिंग अमेंडमेंट भी खत्म। आइए बच्चों, सर असेसमेंट चैप्टर नंबर 15 इसके सेक्शन नंबर 62 जिसमें लिखा था क्या, अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हो आपको एक नोटिस दिया जाएगा, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स, ये सेक्शन नंबर 62 पूरा बता रहा हूं बेटा मैं, ध्यान देना। वहां बोला क्या, अगर आपने, सर हमने रिटर्न के चैप्टर में एक सेक्शन पढ़ा था कि अगर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपको एक नोटिस सर्व हो जाएगा अंडर सेक्शन 56, और नोटिस में ये लिखा जाएगा अगले 15 दिन में रिटर्न सबमिट करना। पर अगले 15 दिन में भी अगर आप रिटर्न सबमिट नहीं करते हो, फिर ऐसे केस में सेक्शन नंबर 62 का पावर प्रॉपर ऑफिसर के पास आ जाता है, और वो पावर उसके पास क्या है कि वो चाहे तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। क्लियर? और सर ध्यान देना बेटा, उसके पास 5 साल का टाइम है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 5 साल तक का टाइम है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करने का। क्लियर? ये प्रोविजन तो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा, कुछ चीज। अब सुनना बात को ध्यान से, क्या हुआ, अब यहां पे हमने पढ़ा था क्या, अगर ऑफिसर ने अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, अगर असेसी ने
अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया साहब, तो वहां पे एसएससी को टाइम दिया था कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास होने के भी 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिए तो जो उसने ऑर्डर पास किया वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा और आपने जो रिटर्न फाइल किया उसी को मान लिया जाएगा। बस उस रिटर्न के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग फी पे कर देना बेटा। क्लियर? ऑब्वियसली तभी रिटर्न फाइल करेंगे, हाँ है ना भाई, उसका ऑर्डर ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। ये जो टाइम लिमिट थी 30 डेज की उसको बढ़ा के भी 60 डेज कर दी है। That time limit has been increased from 30 days to 60 days. क्लियर? पढ़ो ध्यान से। और 60 दिन के बाद भी फर्दर 60 दिन का टाइम और दिया है। क्लियर? सुनना, एक बार समअप कर लेता हूं फिर पढ़ाता हूं बेटा मैं इसको। ये बोल दिया है कि अगर ऑफिसर ने आपने रिटर्न फाइल नहीं किया इसलिए ऑफिसर ने अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के बेस पे अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद आपको बोला है क्या, भले ही उसने ऑर्डर पास कर दिया पर ऑर्डर सर्व होने के 60 डेज के अंदर अगर आपने रिटर्न सबमिट कर दिया अलोंग विद द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड लेट फाइलिंग फी, तो ऐसे केस में उसने ऑफिसर ने जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया वो विड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिक और आपने रिटर्न फाइल किया वो मान लेंगे। क्लियर? अब ये टाइम कितना दिया 60 डेज का, ये 60 दिन को फर्दर बढ़ा के 60 दिन का टाइम और दिया ऑन पेमेंट ऑफ एन एडिशनल लेट फी ऑफ ₹100 ईच डे। क्लियर? पढ़ लो सर। Where the registered person furnishes a valid return within 60 days of the service of the assessment order, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability for payment of interest or for payment of late fee shall continue. अगर वो valid return within 60 days फाइल कर देता है तो ये मान लेंगे कि आपने तो उसने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया था वो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। एंड सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं, बस टैक्स पे कर देना ड्यू था वो विथ इंटरेस्ट विथ लेट फाइलिंग फी, नथिंग एल्स। पर 60 दिन में आप वैलिड रिटर्न फाइल कर देना, पर अगर लेट हो गए तो फर्दर ध्यान देना बेटा। However, where the registered person fails to furnish a valid return within 60 days of the service of the assessment order under subsection 1, he may furnish the same within a further period of 60 more days. मतलब टाइम कितना हो गया बेटा 60 डेज प्लस 60 डेज का टाइम हो गया, पर ये जो फर्दर 60 डेज है उसमें ऑन पेमेंट ऑफ एन एडिशनल लेट फी ऑफ ₹100 ईच डे ऑफ डिले बियॉन्ड 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर। मतलब ओरिजिनल ऑर्डर जो पास हुआ वहां से 60 दिन तक का टाइम दिया, आप अपना रिटर्न फाइल कर दो, तो जो आपने सर जो बेस्ट जजमेंट और असेसमेंट ऑर्डर पास किया ऑफिसर ने वो विड्रॉ हो जाएगा। आप वैलिड रिटर्न फाइल कर देना, वैलिड रिटर्न मतलब जो टैक्स बनता है वो पे कर दो विद इंटरेस्ट विद लेट फाइलिंग फी। बस 60 दिन का टाइम दिया, पर अगर 60 दिन में लेट हो गए उसके बियॉन्ड 60 दिन का टाइम और दिया, इफ यू वांट टू फर्निश द रिटर्न देन आप वैलिड रिटर्न फाइल कर दो अलोंग विद द पेमेंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट विद नॉर्मल लेट फाइलिंग फी अलोंग विद एन एडिशनल लेट फी ऑफ ₹100 ईच डे बियॉन्ड 60 डेज। मतलब 61st डे से जितने लेट करोगे ₹100 पर डे आपको सीजीएसटी में और पे करना पड़ेगा, आया ना भाई। और ऐसे केस में वो जो असेसमेंट ऑर्डर था वो क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। बस इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग फी और एडिशनल लेट फाइलिंग फी जो मैंने बताया आपको वो आपको पे करनी पड़ेगी। भारत माता की जय। आई होप समझ में आया, कोई टफ पॉइंट नहीं था, सिंपल सा पॉइंट था। ओके ठीक सर, तो मतलब कुल मिला के एसएससी को फायदा दिया रे। पहले केवल 30 दिन का वक्त था, अभी 60 दिन का वक्त है और उसके बाद भी 60 दिन का वक्त और है। ₹100 तो लग रहे हैं उसके पर डे के सीजीएसटी में, है ना भाई। ठीक सर। सर अच्छा, अब ये है क्या ई वे बिल। भाइयों एक ई वे बिल में ज्वेलरी के लिए आपको पता है ज्वेलरी पर ई वे बिल के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, वो अनेक्सर में कवर है। पर स्पेसिफिकली ज्वेलरी के लिए ईवे बिल के प्रोविजंस कुछ स्टेट गवर्नमेंट में एप्लीकेबल करने का पावर दिया थ्रू रूल नंबर 138F। पर सिंस ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड है इसलिए आईसीए ने आपके सिलेबस में इंसर्ट नहीं किया है। अपनी बुक तो आईसीए का अमेंडमेंट बुक आने से पहले ही पब्लिश हो गया था, इसलिए सर ये रूल मैंने अपने बुक में डाल रखा था। आप अपनी बुक से इस रूल नंबर 138F को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा मैंने जानबूझ के अमेंडमेंट नोट्स में इन पॉइंट को इसलिए डाल रखा है ताकि अगर आपके पास समरी बुक हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो और इन पॉइंट्स को डिलीट कर दे बेटा, है ना भाई। डन। आओ मालिक सर अपील्स एंड रिवीजन वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सरकार अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर में एक मस्त वाला चेंज हुआ है सर। चेंज ये हुआ है कि
सरकार जीएसटी 80 की दो तरह की बेंच होती है बेटा। एक का नाम है क्या, स्टेट बेंच और एरिया बेंच, और दूसरे का नाम था क्या, नेशनल बेंच और रीजनल बेंच। इनके नाम चेंज हो गए हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुए बेटा। और सर सिंपली आप ध्यान रखिएगा, स्टेट बेंच और एरिया बेंच जो नाम था अब उसका नाम हो गया केवल स्टेट बेंच, और नेशनल बेंच और रीजनल बेंच जो नाम था उसका नाम हो गया क्या, प्रिंसिपल बेंच। अदरवाइज प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं। क्लियर? ध्यान देना बेटा, प्रिंसिपल बेंच के अगेंस्ट अगर अपील फाइल करनी डायरेक्ट कहा जाएगी सुप्रीम कोर्ट। प्रिंसिपल बेंच के पास अपील कब जाएगी, जब आपके केस में कोई भी एक मैटर इज रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। अदरवाइज सारे मैटर कहा जाएंगे, स्टेट बेंच के पास जाएंगे, और स्टेट बेंच के बाद कहा जाएंगे आप हाई कोर्ट जाएंगे बेटा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। आइए बच्चों, क्लियर? ठीक सर। अच्छा एक और यहाँ पे भी आप चेंज कर दीजिएगा। मैंने आपको जीएसटी 80 के जो चार्ट बना रखे बेटा, बुक में भी चार्ट बनवाए थे मैंने, और चार्ट दे रखे, और आपको जब नोट्स मैंने लिखवाए थे लेक्चर पढ़ाते वक्त, उसमें भी मैंने बताया था कि जीएसटी 80 की मॉनेटरी लिमिट क्या है। जीएसटी 80 कैन रिजेक्ट द अपील अगर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब मिला के डिस्प्यूट का अमाउंट इज अप टू ₹50,000, तो जीएसटी 80 कैन रिजेक्ट द अपील। और सर अगर जीएसटी 80 में मिनिमम 2 मेंबर बेंच चाहिए बेटा, बट अगर सिंगल मेंबर बेंच कैन ऑल्सो डिस्पोज ऑफ द केस इफ द अमाउंट इज अप टू ₹50 लाख। सर पहले यह अमाउंट बहुत कम था, अभी कितना कर दिया, 50 लाख कर दिया। ये अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब मिला के जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो अप टू ₹50 लेके, तो इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द केस। ठीक है, पर इस पॉइंट को हम डिटेल में आगे और पढ़ने वाले। सिंगल मेंबर बेंच के लिए कुछ पॉइंट और ऐड हुए बेटा। ओके, 2 मिनट रुकिए अभी आप। चलिए सर, अब यहां पर अपील्स टू द अपीलेट अथॉरिटी का जो सेक्शन है, प्रोसीजर है, सेक्शन नंबर 107 में दे रखा है कि किस तरह से अपील फाइल करनी होती है। उसमें देखिए ये सारे पॉइंट दिख रहे होंगे, पर ये सब अमेंडमेंट पिछली बार कहते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था। इस बार का अमेंडमेंट केवल ये वाला है। जैसा हमने पढ़ा था कि अपील आपको इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही फाइल करनी है। अभी यहां पर गवर्नमेंट ने सर नोटिफिकेशन 38 के थ्रू ये बोल दिया है क्या, मैन्युअली भी आप अपील फाइल कर सकते हो, फिजिकल फॉर्म फाइल करके। पढ़ लीजिए बेटा, बस सिंपली यही हुआ है। हाउएवर एन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी may be filed manually in form number GST APL 01 along with the relevant documents only if the commissioner has so notified। अगर कमिश्नर बोल दे कि ठीक है साहब मैन्युअली फाइल कर सकते हो तो, या फिर the same cannot be filed electronically due to non availability of the decision or order to be appealed against on the common portal। कॉमन पोर्टल पे वो ऑर्डर ही अवेलेबल नहीं है जिसके अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है। तो ऐसे केस में तो फिजिकली ही आप फाइल कर पाएंगे। एंड इन सच केस a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately बेटा। क्लियर? तो कुल मिलाकर क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिकली तो अपील फाइल कर सकते हो बेटा, पर अगर मान लो जिस डिसीजन या ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है वो इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल ही नहीं है, क्लियर, तो आप फिजिकली फाइल कर सकते हो बेटा। प्लस एक और चीज, कमिश्नर नोटिफाई करते कि यहाँ पे फिजिकली आप अपील फाइल कर सकते हो, तो भी आप फिजिकली अपील फाइल कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत बात नहीं है, और इमीडिएटली आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट विल बी इश्यूड बेटा। क्लियर? डन। बस ये छोटा सा पैराग्राफ ऐड हुआ है अपील फाइलिंग प्रोसेस में, कोई खास बात नहीं सर। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, अपील टू बी फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट, जब डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है उसमें भी सेम पॉइंट ऐड हुआ है, कोई चेंज नहीं बेटा, क्योंकि अगर एसएससी मैन्युअली अपील फाइल कर सकता है तो डिपार्टमेंट को भी तो ऑप्शन देना पड़ेगा कि एसएससी भी अपील फाइल कर सकता है, डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है बच्चों। तो सेम पॉइंट यहाँ पे भी ऐड हुआ है कि डिपार्टमेंट भी मैन्युअली अपील फाइल कर सकता है, बट ओनली इफ कमिश्नर हैज सो नोटिफाइड, और जिस ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल ही नहीं है। क्लियर? और इमीडिएटली उसको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा जब इस तरह की अपील फाइल। खास बात नहीं। आइए मालिक, ये रहा सेक्शन नंबर 109, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस देयर ऑफ। सरकार जीएसटी 80 का कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर दिया था मद्रास हाईकोर्ट में, जिसकी वजह से सर अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ा सेक्शन नंबर 109, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस देयर ऑफ। सर पूरा सेक्शन रिप्लेस हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं, पर अच्छा पॉइंट है। द गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश एन अपीलेट ट्रिब्यूनल नोन एज जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग ऑफ द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय अपीलेट अथॉरिटी और द रिविजनल अथॉरिटी। रिविजनल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया या अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी कहां से करेंगे, जीएसटी 80 में अपील करेंगे। The jurisdiction, power and authority conferred on the appellate tribunal shall be exercised by the principal bench and the state benches, जो मैं आपको ऑलरेडी नाम बता चुका। अब कंपोजिशन ऑफ appellate tribunal क्या होगा बेटा, जीएसटी appellate tribunal एक होगा प्रिंसिपल बेंच, एक होगा स्टेट बेंच बेटा।
सर प्रिंसिपल बेंच में क्या क्या होंगे मेंबर्स? प्रेसिडेंट हो गए, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर सेंटर के, एंड एक और टेक्निकल मेंबर इसके। देन स्टेट बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर्स, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का और एक टेक्निकल मेंबर सेंटर के। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। खास बात नहीं, ये है अच्छा पॉइंट है, दिस इज गुड पॉइंट। इस पे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं बेटा। सिंगल मेंबर बेंच, ध्यान देना बेटा, मिनिमम 2 member bench is required to dispose of any case in the GST-AT, but the cases can be heard by a bench consisting of a single member if following conditions are fulfilled. अगर ये following condition fulfill है तो even a single member bench can dispose of the case. First condition, amount of tax or ITC involved or the amount of fine, fee or penalty determined does not exceed rupees 50 lakh, जो हम ऑलरेडी आगे बात कर। सेकेंड, द मैटर डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। देख क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो मैटर मिनिमम 2 member बेंच के पास जाएगा और ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड। ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए बेटा, ऐसा नहीं तीनों में से एक। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख, प्लस क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, प्लस प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ले लिए बेटा, एंड ऑल अदर केसेस शेल बी हर्ड टुगेदर बाय दी 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर। एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर एंड एक टेक्निकल मेंबर होगा तो ही वो केस हर्ड होगा, अदरवाइज सर सिंगल मेंबर बेंच कैन नॉट हर्ड द केस, कैन नॉट गिव द हियरिंग। ये तीनों कंडीशन पूरी तो सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द केस बेटा। मेजॉरिटी रूल इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बच्चा। अच्छा, आपने और हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी अपील चैप्टर में बेटा कि कभी भी जजेस डिफर करते हैं इन देयर ओपिनियन तो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया जाता है। बट इफ द मेंबर्स इक्वल इन 2 डिफरेंट ओपिनियन, मतलब मान लो 4 मेंबर बेंच है बेटा, ये 2 मेंबर बेंच है, एक मेंबर बोलता है ये होना चाहिए जजमेंट, एक दूसरा बोलता है ये होना चाहिए, ऐसे केस में एक तीसरा मेंबर इंट्रोड्यूस करके फिर जो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन आएगा दैट विल बी गिवन। क्लियर? अच्छा, जस्ट मैं आपकी क्लेरिफिकेशन के लिए बताता हूं बेटा, हम एडवांस रूलिंग नहीं पढ़ रहे हैं। एडवांस रूलिंग में तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है अमंग द मेंबर्स तो उसको अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को रेफर करते हैं, एंड इवन इफ दे डिफर इन देयर ओपिनियन, ऐसे केस में मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है क्या, नो एडवांस रूलिंग विल बी गिवन इन दिस केस बेटा, क्योंकि उसमें तो एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट अपील ही फाइल नहीं होती बेटा, यहाँ पर मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन है ना, ये डिफरेंस होता है एडवांस रूलिंग में और यहाँ पे बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखा है मेजॉरिटी रूल में, इफ आफ्टर हियरिंग द केस द मेंबर्स डिफर इन देयर ओपिनियन ऑन एनी पॉइंट और पॉइंट्स, such member shall state the point or points on which they differ and the president shall refer the case for hearing. president क्या करेगा, केस मैटर को रेफर करेगा किसको, where the appeal was originally heard by members of the state bench, स्टेट बेंच के मेंबर ने, स्टेट बेंच ने मेंबर ने केस को हियरिंग दी थी, तो another member of the state bench within the same state or where no such other state bench is available within the state then to a member of the state bench in another state। जैसे मान लो मध्य प्रदेश का मैटर चल रहा है बेटा, तो मध्य प्रदेश के स्टेट बेंच के जो मेंबर्स है इफ दे डिफर इन देयर ओपिनियन ऑन एनी पॉइंट और पॉइंट्स, ऐसे केस में उसी स्टेट के अंदर अगर कोई दूसरी स्टेट बेंच भी है तो उसके किसी एक मेंबर को इंट्रोड्यूस करके सर फिर मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। पर उस स्टेट में अगर कोई स्टेट बेंच है ही नहीं दूसरी तो किसी और स्टेट के स्टेट बेंच के किसी एक मेंबर को इंट्रोड्यूस करके फिर मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन। एंड अगर जो केस था वो कहा था प्रिंसिपल बेंच के पास था बेटा, वेयर द अपील वाज ओरिजिनली हर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द प्रिंसिपल बेंच, तो ऐसे केस में इफ मेंबर्स डिफर इन देयर ओपिनियन तो ऐसे केस में अनदर मेंबर फ्रॉम द प्रिंसिपल बेंच, या वेयर नो सच अदर मेंबर इज अवेलेबल एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द स्टेट बेंच। मतलब प्रिंसिपल बेंच के मेंबर्स अगर डिफर करते इन देयर ओपिनियन तो प्रिंसिपल बेंच जो दूसरी है उसके किसी मेंबर को साथ में इंट्रोड्यूस करके फिर मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। नहीं अगर प्रिंसिपल बेंच के कोई मेंबर अवेलेबल तो किसी भी दूसरी स्टेट बेंच के किसी भी मेंबर को इंट्रोड्यूस करके फिर मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन। क्लियर? डन? समझे मेरी बात? ओके डन। आइए, एक डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू रेंडर प्रोसीडिंग्स इनवैलिड। अगर मान लो, सिंपल सा पॉइंट ये हेडिंग से बताता हूं आपको, जैसे जीएसटी एटी की किसी बेंच में मेंबर्स होने चाहिए, अगर किसी मेंबर ने अपनी पोस्ट वैकेट कर दी और उस दौरान ट्रिब्यूनल ने अगर कोई जजमेंट दिया, ऐसे केस में जीएसटी की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। सर्विस टैक्स एक्साइज टाइम पे भी ये जजमेंट आया था और बाद में इसको लॉ में लिखा था, और अभी यहाँ पे भी जीएसटी में जो नया सेक्शन ये इंट्रोड्यूस किया इन्होंने
सर रिप्लेस किया नया सेक्शन 109, उसमें पॉइंट लिख डाला और बोल दिया क्या, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल शेल बी क्वेश्चनड। आप ट्रिब्यूनल की किसी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन नहीं करोगे। आप ये नहीं बोलोगे ट्रिब्यूनल अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से नहीं बनाओ और आप ऑर्डर पास करने निकले, यू कांट से दैट। लॉ में लिख डाला ताकि जीएसटीटी की ट्रिब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चैलेंज कर ही नहीं पाए। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल शेल बी क्वेश्चनड और शेल बी इनवैलिड merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the appellate tribunal। क्लियर? अगर कोई मेंबर ने वैकेट कर दिया है और उस दौरान ट्रिब्यूनल ने कोई काम किया है तो उसका काम इनवैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर? ट्रिब्यूनल बोल, इस सेक्शन ने बोल दिया क्या, तुम अपना काम करो, ट्रिब्यूनल अपना काम कर रहा है, तुम हमको मत बताओ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से बना कि नहीं बना, बेटा दिमाग खराब मत कर, काम कर अपना। क्लियर? डन। समझे मेरी बात? अच्छा, ये दो लाइन जो हमने पहले पढ़ी थी बेटा, सर ट्रिब्यूनल के पास वो सारे पावर है जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर होते हैं, एंड ट्रिब्यूनल के सामने जो प्रोसीडिंग होगी वो सब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी बेटा। क्लियर? पक्का? डन। पॉइंट खत्म होता है अब। ओके मालिक? ठीक है सर। सेम वे, अच्छा यहाँ पे स्टेट बेंच और एरिया बेंच था, आपको पता है हाई कोर्ट के पास अपील कहाँ जाएगी बेटा, हाई कोर्ट के पास अपील जाएगी अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय, मतलब ऑर्डर पास्ड बाय स्टेट बेंच, उसके अगेंस्ट अगर अपील करने कहा जाएंगे हाई कोर्ट। पर सर प्रिंसिपल बेंच ने अगर ऑर्डर पास किया है तो हाई कोर्ट के पास नहीं, डायरेक्ट कहा जाते बेटा सुप्रीम कोर्ट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो प्रिंसिपल बेंच है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो कहा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं था, वो तो सर यहाँ पे स्टेट बेंच और प्रिंसिपल बेंच का नाम आ रहा था बेटा, आपकी एग्जिस्टिंग बुक के अंदर ये नाम चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि पहले नेशनल बेंच और रीजनल बेंच नाम हुआ करता था प्रिंसिपल बेंच का, और स्टेट बेंच और रीजनल बेंच नाम, स्टेट बेंच और एरिया बेंच नाम हुआ करता था स्टेट बेंच का। ठीक है सर, डन। सरकार ये अपील से रिलेटेड पॉइंट भी खत्म होते हैं अब। ओके मालिक, सर अब अमेंडमेंट के कुछ पॉइंट्स और बचे केवल। ठीक है, कोई बात नहीं सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते बेटा हम। ओके सर, ध्यान देना बेटा, उसके बाद हम रिमेनिंग अमेंडमेंट पढ़ेंगे। एंड यस, सर्कुलर्स मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया था, जो सर्कुलर्स मैंने अपने बैच के अंदर पढ़ाया था इस बुक से, वो सर्कुलर का ही लेक्चर मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। जीएसटी एथिक्स का ऑलरेडी मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं आपके लिए बेटा। क्लियर? डन। मेरे को लगता है शायद मैक्सिमम एक लेक्चर के अंदर अब ये सारे पॉइंट बाकी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी एथिक्स भी कवर है एंड सर्कुलर्स भी कवर है, जो ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर दे चुका हूं, मतलब यूट्यूब पे आ जाएगा बेटा उसका। के क्लियर? डन। भारत माता की जय। तो सरकार आपके में पढ़ते रहिए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। और लिखा है क्या, कर हर मैदान फतेह, और ये हर मैदान फतेह तभी हो पाएगा जब आप पूरी मेहनत करेंगे विद पॉजिटिव एनर्जी। ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।